हे बडीज़, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मज़ा आ रहा होगा। तो मैं आज आप सबके लिए एक और एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लैक नाइट एपिसोड 1 को एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आपको सीरीज़ से इंटरेस्टिंग लग रही होगी और ऐसी ही सीरीज़ को देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम ब्लैक नाइट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंसा वुल को सिर पे गोली मार दी जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं उसकी बहन स्यूला मारी जाती है। इसी के साथ एपिसोड 2 शुरू होता है और हमें 5-8 डिलीवरी करता दिखाया जाता है। उसी वक्त उसके सामने से एक डिलीवरी मैन भागता हुआ जाता है और एक घर से गनशॉट की आवाज़ आती है। ये घर किसी और का नहीं यंसा वुल का ही था। अब गोली की आवाज़ सुनकर 5-8 घर की तरफ भागता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी वक्त कातिल भी बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिसे 5-8 रोक लेता है और गोली मार देता है। आगे बढ़ते हुए 5-8 बाकी कातिलों की लाशें बिछी हुई देखता है और लाशों की जांच करता है। वहीं उसे कातिलों की गर्दन के पीछे एक निशान दिखाई देता है। एक बचा हुआ कातिल 5-8 पर गोली चलाता है, पर 5-8 बच जाता है और अब पकड़े न जाने के कारण वो कातिल खुद को ही गोली मार लेता है। 5-8 ये सब घटना की रिपोर्ट करने लगता है। जब 5-8 लाशों को जांचने लगता है तभी उसे यंसा वुल की बॉडी भी मिलती है और 5-8 उसे पहचान जाता है। अब 5-8 यंसा वुल को अपने ट्रक में डालकर सेफ लोकेशन की ओर चलने लगता है। साथ ही अपने साथी को भी कॉल करके मदद के लिए बुला लेता है। अब जियोंग सुला अपने घर आती है और अपनी बहन की लाश को सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ पाती है। अब जियोंग सुला सार्जेंट ली के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। जियोंग सुला अपने घर को पूरी तरह से डिवाइस की मदद से 3D स्कैन करती है। अब सार्जेंट लिंग जियोंग से कहते हैं कि याम जोन में हो रही किडनैपिंग इसके पीछे का कारण हो सकता है, जिस पर जियोंग पूरी तरह जांच करने के लिए कहती है। सार्जेंट ली उन्हें चेताते हुए कहते हैं कि रिफ्यूजी को पनाह देने के लिए आपको सज़ा हो सकती है और आगे सार्जेंट ली जियोंग सुला को दिलासा देते हुए कहते हैं कि वे और उनकी पूरी टीम उनके साथ है। अब पुरानी बातों को याद करते हुए जियोंग उस वक्त के बारे में सोचती है जब उसने यानसा वुल को घर में पनाह दी थी। वहीं दूसरी तरफ अब यानसा वुल को होश आ जाता है और वो 4-1 को अपने सामने पाता है। अब होश में आने के बाद यानसा वुल सब याद करने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ है और वो वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, पर 5-8 उसे रोक लेता है। यानसा वुल 5-8 से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और जाने की कोशिश करने लगता है, पर कामयाब नहीं होता। 5-8 उसे बताता है कि स्यूला मर चुकी है और वहाँ जाकर वो कुछ नहीं कर सकता, जिस पर यानसा वुल वहाँ से जाने की जिद करने लगता है। अब ना चाहते हुए 5-8 को उसे बेहोश करना पड़ता है। अब यानसा वुल के बेहोश होने के बाद 4-1 5-8 को बताती है कि यानसा वुल के सिर में गोली लगने के कारण भी वो बच गया, क्योंकि गोली उसके दिमाग तक नहीं पहुंची थी और हड्डी में ही रुक गई थी। अब 4-1 5-8 से यानसा वुल के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बात कर रही होती है, पर 5-8 उसे बोलता है कि वो ये सब बाद में देख लेंगे और यानसा वुल के यहाँ होने की बात को छुपा कर रखने के लिए कहता है। अब 4-1 वहाँ से चली जाती है। 5-8 वापिस यानसा वुल के पास जाता है और उसके पाँव पर लगी चोट को देखता है और यहीं हम देख पाते हैं कि इसकी स्किन के नीचे मेटल बॉडी थी। इसी के कारण यानसा वुल को सिर में गोली लगने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं जियोंग सुला अपनी बहन की बॉडी को अंतिम विदाई देते हुए नजर आती है, पर यानसा वुल का शरीर ऐसा क्यों था, या यूँ कहें कि उसके पास ये सुपर पावर कैसे आई, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी तरफ रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में दादा एक वाटर पंप को ठीक कर रहे होते हैं। उसी वक्त जियोंग सुला वहाँ आती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दादा उसे यानसा वुल के बारे में पूछते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हमें 5-8 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में दिखाया जाता है, जिसे जियोंग ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। अब जियोंग 5-8 से उसके घर में हुए हादसे की जानकारी मांगती है, क्योंकि 5-8 ने ही इस घटना की रिपोर्ट दी थी। अब जियोंग 5-8 से सवाल करती है और डिलीवरी मैन 5-8 पर शंका जताती है। अब 5-8 कहता है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता और वहाँ से चले जाता है। अब जियोंग अपने घर आती है। जियोंग को घर में आहट महसूस होती है और वो चौकन्ना हो जाती है, पर वहाँ और कोई नहीं यानसा वुल ज़मीन पर बैठकर अपनी बहन की फ़ोटो देख रहा होता है।
ज्योंग भी वहाँ उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है। यांसेबुल कहता है कि उसे उस हादसे की यादें टुकड़ों में रह रहकर याद आती है और काफ़ी दर्द देती है, और वो आगे कहता है कि उसे अपनी बहन को ना बचा पाने का पछतावा हमेशा सताता रहेगा। अब ज्योंग यांसेबुल से कहती है कि वो सियोला के कारण यहाँ पर हमेशा रहता था, बावजूद इसके कि वो यहाँ से जाना चाहता था। अब अगर वो चाहे तो वो अपने दोस्तों के पास जा सकता है, जिस पर यांसेबुल कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब जाने से पहले ज्योंग यांसेबुल को सियोला की बची हुई राख निशानी के तौर पर देती है और उससे कहती है कि वो इससे मिलने आती रहेगी। यांसेबुल भावुक हो जाता है और उसे बचाने और हर चीज़ के लिए ज्योंग का शुक्रिया करता है। इसी के साथ वो एक दूसरे से विदाई लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5-8 अपने घर में पाता है कि यांसेबुल वहाँ से जा चुका है और इसी कश्मकश में होता है कि वो यांसेबुल को ढूंढने जाए या उसका इंतज़ार करे। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा दादा और उसके दोस्त यांसेबुल को ढूंढते ढूंढते थक गए होते हैं। वो यांसेबुल के कहीं चले जाने से काफ़ी नाराज़ होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ जा सकता है। वहीं यांसेबुल हंटर्स के पास चला जाता है और उन्हें अपने आप को मारने के लिए कहता है। हंटर्स का दिमाग पहले से ही घूमा होता है और यांसेबुल की ये बात सुनकर और घूम जाता है। अब वो यांसेबुल को पीटने लगते हैं। इतने में उसके दोस्त भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यांसेबुल कहाँ गया होगा और वो भी वहाँ आ जाते हैं। यांसेबुल उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। उसी वक्त एक हंटर उसे पीछे से बेसबॉल बैट मार देता है, जिसके कारण यांसेबुल बेहोश हो जाता है। यही सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। यहाँ कुछ बसेस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेने आए होते हैं ताकि जोन ए को कंप्लीट किया जा सके, जिन पर 5-8 और उसका एक साथी दूर से नज़र रख रहे होते हैं और वो जोन ए के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और 5-8 बोलता है, अगर चिनमियोंग ग्रुप पुनर्वास की योजना को चलाएगी तो रेफ्यूजीज को कभी पुनर्वास का मौका ही नहीं मिलेगा। बेसिकली पुनर्वास योजना के तहत लोगों को खाना, पानी, ऑक्सीजन और घर मुहैया कराया जाता था, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। अब जोन ए में घुसपैठ करने के लिए 5-8 का ये साथी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिनमियोंग ग्रुप के ऑफिस की तरफ का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक डिलीवरी मैन जो 5-7 है वहां आता है, और ये वही डिलीवरी मैन है जो किडनैपर्स के लिए लोगों के घर के दरवाजे खोलता था ताकि वो लोगों को किडनैप करा सके। और जियोंग के घर का दरवाज़ा भी इसी ने किडनैपर्स के लिए खोला था और सीसीटीवी कैमरास के सारे मेमोरी कार्ड भी निकाल दिए थे, और ये ऐसा रियो स्योक के कहने पर कर रहा था। पर ये लोगों को किडनैप क्यों करा रहे थे, इसका कारण आगे पता चलेगा। अब 5-7 को रियो स्योक के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ 5-7 उससे पूछता है कि वो आखिर लोगों को किडनैप क्यों करा रहा है और वो उनके साथ क्या करता है, जिस पर असिस्टेंट वो उसे मुंह बंद करने के लिए कहता है। 5-7 उन्हें कहता है कि अब वो ये सब वो नहीं कर सकता, और आगे ये भी कहता है कि उसने ये सुन रखा है कि किडनैप हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है, जिस पर रियो स्योक 5-7 को झूठ बोलता है कि वो लोगों की जान बचाता है और उसे एक और किडनैपिंग के लिए बोलता है और उसे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहने देने की बात कहता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो उसे मारने की धमकी भी देता है। वहीं दूसरी तरफ 5-8 को उसके बाकी डिलीवरी मैन किडनैपिंग की जानकारी देते हैं और किडनैपर्स के लिए एक जाल बिछाते हैं, जिसके तहत वो एक बच्चे को किडनैपर का चारा बनाते हैं और किडनैपर का पीछा करते हैं, जिससे वो किडनैपर्स के हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। 5-8 उनकी गर्दन पर वही निशान पाता है और वहां बहुत सारे बच्चों को बचाता है। अगली सुबह यांसेबुल छत पर बैठा होता है और वहीं उसका दोस्त उसे दिलासा देने आता है। अब उसके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और गलती से यांसेबुल को धक्का दे देते हैं, जिससे वो नीचे लटक जाता है और उसका दोस्त उसकी पैंट पकड़कर नीचे लटक जाता है। अब यांसेबुल की पैंट खुल जाती है और उसका दोस्त नीचे गिर जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है और चिनमियोंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ चेयरमैन रियो अपने बेटे रियो स्योक से बात कर रहे होते हैं कि राष्ट्रपति ने बाहर क्या चल रहा है, जैसे ए जोन में खलबली मचना और जनरल डिस्ट्रिक्ट में मर्डर होना, ये सब उन्हें बताया है। और इस पर चेयरमैन रियो अपने बेटे रियो स्योक से जवाब मांगते हैं। अब दोनों बाप बेटे में बहस होती है कि चेयरमैन ने भले ही ये दुनिया बनाई, पर उसे इसमें रहने वाले सिर्फ नकारा और निकम्मे लोग दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांसेबुल का दोस्त जो छत से गिर गया होता है, उसका सब ख्याल रख रहे होते हैं। वहीं दादा यांसेबुल से दिलासा दे रहे होते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियो स्योक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा होता है
वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और इसी कारण वो धीरे धीरे मरता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ 5-8 को दिखाया जाता है जो दादा से मिलने आता है। यहाँ दादा पौधों पर जांच कर रहे होते हैं। 5-8 उन्हें डिस्ट्रिक्ट ए से लाई हुई मिट्टी के नमूने देता है और उनसे पूछता है कि यांसवल उनके पास आया है और उन्हें यांसवल के म्यूटेंट होने की बात बताता है, जिस पर दादा 5-8 को बताते हैं कि यांसवल के पिता ऑक्सीनियम खदान में काम करते थे। 5-8 उन्हें बताता है कि लगभग 100 रिफ्यूजीज बच्चे गायब हो चुके हैं और अब किडनैपिंग जनरल डिस्ट्रिक्ट तक भी पहुंच चुकी है। उन सब बच्चों की उम्र लगभग यांसवल जितनी ही होगी। दादा 5-8 से पूछते हैं क्या वो यांसवल को इसलिए ढूंढ रहा है कि वो एक म्यूटेंट है, जिस पर 5-8 जवाब नहीं देता। दादा 5-8 को कहते हैं कि अभी यांसवल की तबीयत खराब है, इसलिए अभी कुछ दिनों से यहीं रहना चाहिए। 5-8 वहाँ से चला जाता है। वहीं अपने ऑफिस में बैठी जियोंग स्योला दिखाई जाती है जो 5-8 की कई बातों को याद कर रही होती है और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप होता है जिस पर एक्सेस डिनाइड लिखा होता है। अब वो सार्जेंट ली को इसके बारे में पूछती है। सार्जेंट ली उसे बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने जनरल डिस्ट्रिक्ट में हुई सारी वारदातों के रिकॉर्ड डिफेंस इंटेलिजेंस कमांड से हटा दिए हैं, यानी अब मेजर जोंगसोला या उनकी टीम को जनरल डिस्ट्रिक्ट में हुई वारदातों की जांच से बाहर कर दिया गया था। जिस पर जोंगसोला सार्जेंट ली से इसका कारण पूछती है कि क्या इसका कारण वो खुद है, जिस पर सार्जेंट ली उसे कहता है कि हाँ और आगे बताता है कि रक्षा मंत्रालय ने इसकी वजह घटना में मारे जाने वाले यानी स्यूला से रिश्ता होना बताया है। सार्जेंट ली उसे बताता है कि इस पर जियोंग स्यूला को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही अपनी टीम को बोलकर सभी डेटा की एक एक्स्ट्रा बैकअप कॉपी बनाकर रखी थी और अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर जियोंग अपनी पूरी टीम का शुक्रिया करती है। वही सार्जेंट ली मजाक करते हुए कहता है कि बस इसके बाद जियोंग सूला सबको एक लंबी छुट्टी पर भेज दे, जिस पर जियोंग के दिमाग में कुछ चमकता है और वो कंप्यूटर्स में कुछ डेटा सर्च करती है जिसके परिणाम में 5-7 का नाम निकल कर आता है। दरअसल यहाँ पर जियोंग ने उन डेट्स को कंप्यूटर में डाला था जिन डेट्स को जनरल डिस्ट्रिक्ट में किडनैपिंग हुई थी और उन सभी तारीखों को मैच किया था कि उन दिनों में कौन सा डिलीवरी मैन छुट्टी पर था, जिसके परिणाम में 5-7 का नाम आया था। यानी इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि 5-7 डिलीवरी मैन से छुट्टी लेता था और लोगों के घरों को अपने क्यूआर कोड की मदद से खोलकर किडनैपर्स को लोगों को घरों में घुसाता था। यही सीन शिफ्ट होता है और 5-8 को दिखाया जाता है जो अपना ट्रक चनम्यूंग ग्रुप डिलीवरी सेंटर में पार्क कर रहा होता है। 5-8 अपने ट्रक से नीचे उतरकर जाने लगता है पर उसे कुछ आवाज़ आती है जिसे देखने वो जाने लगता है और देखता है 5-7 अपने आप को फांसी लगा रहा होता है। 5-8 उसे बचा लेता है। यही सीन शिफ्ट होता है और यू सॉक को मिस्टर ओ बताते हैं कि 5-7 इस बार किडनैपिंग के लिए नहीं आया, जिस पर यू सॉक 5-7 को मारने के लिए कंट्रोलर स्क्रीन पे ऑन करता है और 5-7 के सिर के पीछे लगे चिप को ब्लास्ट करने लगता है। मिस्टर रो और यू सॉक से 5-7 को एक मौका देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ 5-7 किडनैपिंग के बारे में 5-8 को सब बता देता है, जिस पर 5-8 उससे उन टैटूज के बारे में पूछता है पर 5-7 उसे बताता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, वो बस एक चाबी का काम करता था और किडनैप हुए लोगों को कहाँ ले जाया जाता है वो नहीं जानता और ये सब 5-7 के मरने के बाद ही ख़त्म होगा। 5-8 उससे पूछता है कि किडनैप हुए लोगों को कहाँ ले जाया जाता है, पर इतने में 5-7 की गर्दन में लगी चिप एक्टिवेट हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिससे 5-7 मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यू सॉक मिस्टर रो से जियोंग की बहन की मौत के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर रो उसे कहता है कि मेजर जियोंग स्योला के पिता ऑक्सीनियम खदान में सुपरवाइजर का काम करते थे। पर मिस्टर रो ड्यू सॉक को बताता है कि जियोंग स्योला का जन्म उसके पिता के माइन में सुपरवाइजर लगने के पहले ही हो गया था और मिस्टर रो ड्यू सॉक को ये सब बताने ही वाले थे। अब ड्यू सॉक को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन से मिस्टर रो में लगी हुई चिप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे मिस्टर रो को तकलीफ होने लगती है। अब मिस्टर रो ड्यू सॉक से माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि आगे से वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा और ड्यू सॉक उसे इस बार छोड़ देता है और उसे भविष्य के लिए चेतावनी देता है। अब मिस्टर रो ड्यू सॉक को किडनैपिंग को जारी रखने के लिए किसी नए डिलीवरी मैन को ढूंढने के लिए पूछता है, जिस पर ड्यू सॉक मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसी गलती नहीं दोहराएगा।
और अभी के लिए एक इवेंट की ज़रूरत है जिससे सभी का ध्यान हाल ही में हुई घटनाओं से हट जाए। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी सेंटर का दृश्य दिखाया जाता है जहां अपनी ताकत को दिखाने के लिए डिलीवरी मैन आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। यहाँ 4-1 भी लड़ रही होती है और 5-8 दूर से ही देख रहा होता है। वहीं एक दूसरा डिलीवरी मैन उससे पूछता है कि क्या 5-8 को 5-7 के बारे में पता है, जिस पर 5-8 मना कर देता है। अब डिलीवरी मैन 5-8 को बताता है कि 5-7 की मौत का कारण थकान बताया गया है। 5-8 उससे पूछता है कि अगला डिलीवरी मैन कब चुना जाएगा, जिस पर डिलीवरी मैन उसे बताते हैं कि इसमें समय लग सकता है। वहीं 4-1 मुकाबला जीत जाती है। अब 5-8 को एक दूसरा डिलीवरी मैन मुकाबले के लिए चुनौती देता है, जिसकी चुनौती 5-8 स्वीकार कर लेता है और अब 5-8 उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ छिनमियों ग्रुप के कुछ लोग आकर रिफ्यूजेस में पैम्पलेट बांटते हैं और एक पैम्पलेट यांसाबुल का दोस्त भी ले लेता है और वापस आकर यांसाबुल को देता है। इन पैम्पलेट में नए डिलीवरी मैन की चेन के लिए रखी हुई प्रतियोगिता के बारे में बताया गया होता है। यहीं सीन शिफ्ट होता है और 5-8 अपने ट्रक के साथ जा रहा होता है और 4-1 से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वहीं उसके रास्ते में अब यांसाबुल खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर 5-8 ट्रक की स्पीड को बढ़ा देता है और दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ब्लैक नाइट सीरीज़ के एपिसोड 2 की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो बेसिकली इस कहानी में ये हो रहा था कि कुछ सालों पहले ऑक्सीनियम माइन में कुछ लोग काम करते थे, जिसका असर उनके होने वाले बच्चों पर पड़ा और उनके बच्चे म्यूटेट हो गए। उनके शरीर में एक प्रकार से हीलिंग फैक्टर तेज हो गए और उनकी हड्डियां भी मेटल्स में बदल गई। और ड्यू स्योक जो किसी बीमारी से ग्रसित था, इन म्यूटेंट्स का अपहरण कराता था ताकि वो उनका ब्लड अपने अंदर ट्रांसफ्यूज करा सके और अपने आप को हील कर सके। पर इन म्यूटेंट्स में भी कुछ ताकतवर म्यूटेंट्स थे और कुछ कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें खुद भी अपनी शक्तियों का नहीं पता था और यांसाबुल इन्हीं में से एक म्यूटेंट था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ब्लैक नाइट सीरीज़ के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।